हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। आज हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का पहला वीडियो है ये। इससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत अच्छे से उसका पूरा फ्रेमवर्क पढ़ चुके हैं। ठीक, जैसे हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आते हैं। ठीक, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा किए थे कि दिल्ली सल्तनत में कुल मिला के 5 वंश आते हैं और जैसे गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। ठीक, और इन वंशों में कौन कौन से शासक आते हैं उन सब के बारे में और उनके समय यानी टाइम पीरियड के बारे में भी चर्चा की गई थी। ठीक, तो आज हम उसमें से एक वंश को उठाएंगे। ठीक, वो है पहला वंश गुलाम वंश। ठीक, जैसे आपको थोड़ा सा पहले हम बता दें कि जो ये हमारा चल रहा था, दिल्ली सल्तनत चल रहा था। क्या? दिल्ली सल्तनत। ठीक, इसको हमने बताया था कि इसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, इसमें 5 वंशों ने क्या किया है? शासन किया है। जैसे पहला वंश जो था वो गुलाम वंश था। कौन सा वंश था? गुलाम वंश। ठीक, ये जो दिल्ली सल्तनत है ये 1206 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाता है? 1526 तक जाता है। ये सब बता चुके हैं डेट पूरा। ठीक, ये गुलाम वंश है। गुलाम वंश कब से कब तक चलता है इसकी भी चर्चा हो चुकी है। और जो दूसरा वंश है इसमें वो आता है खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश, ये हम बता चुके हैं आपको। उसके बाद में तीसरा जो आता है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश, अगर आप लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को तो उसको जाइए पहले देखिए, उसमें पूरे टाइम पीरियड को हमने अच्छे से बताया है। ठीक, ये हो गया तीसरा और यहाँ हो जाएगा चौथा। चौथा है सैयद वंश। कब से कब तक चलते हैं इनके कालक्रम के बारे में चर्चा की गई है डिटेल से। उसके बाद में 5वें नंबर पर आता है लोधी वंश। कौन सा है? लोधी वंश। ठीक, इन सब के बारे में हमने क्या किया है? डिटेल से चर्चा किया है। उनमें से अब हम गुलाम वंश को उठाएंगे। ठीक, अब गुलाम वंश में जितने भी शासक आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में खिलजी वंश को लिया जाएगा। खिलजी वंश में कितने शासक आएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर तुगलक वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में, लोधी वंश के बारे में। ठीक, और लोधी वंश का जो अंतिम शासक रहेगा इब्राहिम लोधी, उसके बाद में उसकी मृत्यु के बाद में दूसरा काल शुरू होगा जिसे हम कहेंगे मुगल काल। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले किसको देखेंगे? गुलाम वंश को। ठीक, तो आइए हम गुलाम वंश को देखते हैं। ये जो हमारा गुलाम वंश है इसमें हम पहले देख लेते हैं कि इस गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आए थे। हालांकि इसकी चर्चा हम पहले वीडियो में कर लिए थे। ठीक, लेकिन एक बार यहाँ फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। ठीक, जैसे गुलाम वंश में जो पहला शासक था वो कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक था और ये 1206 से चल करके कहाँ तक गया था? 1210 ईस्वी तक। क्लियर। उसके बाद में दूसरा जो शासक आता है इसका पुत्र रहता है आराम शाह। कौन रहता है? आराम शाह। ये अयोग्य रहता है, इसको बहुत जल्दी ही शासन से उतार दिया जाता है, शासन की गद्दी से। उसके बाद में तीसरा शासक जो आता है वो होता है इल्तुतमिश। कौन होता है? इल्तुतमिश। ठीक, ये इल्तुतमिश होता है और ये जो इल्तुतमिश होता है ये कुतुबुद्दीन का क्या होता है? गुलाम होता है। ठीक, तो इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक जाएगा। ठीक, ईस्वी तक। उसके बाद में इसका पुत्र आएगा। ठीक, इसके पुत्र का नाम रहेगा मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक, नहीं, इसके बाद में आएगी इसकी पुत्री रजिया सुल्तान आएगी। ठीक, कौन आएगी? रजिया। इन सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान आएगी। ठीक, ये रहेगी 1240 तक। कब तक रहेगी? 1240 तक। उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा शासक वो रहेगा मुइजुद्दीन बहराम शाह, यानी बहराम शाह रहेगा। बहराम शाह। जो बहराम शाह रहता है ये बहुत कम दिन के लिए रहता है, ये 1242 तक रहता है। ठीक, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सारे ये हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं, इनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक, अभी हमको पढ़ना है ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में हम डिटेल से आज चर्चा करेंगे। लेकिन हम ये गुलाम वंश पढ़ रहे हैं तो गुलाम वंश के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी दे दें कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासक हुए थे। ठीक, ये हुआ बहराम शाह, 1242 तक गया था। उसके बाद में आएगा 1242 से 46 तक रहेगा दूसरा शासक रहेगा, वो रहेगा मसूद शाह। कौन? मसूद शाह।
ठीक, फटाफट इसको हम केवल देख ले रहे हैं। रफली 1246 तक रहेगा ये। ठीक, अब 1246 के बाद में एक नेक्स्ट शासक आएगा, वो 1246 से 1265 तक रहेगा, नासिरुद्दीन महमूद। इसका काफ़ी टाइम पीरियड लंबा है। नासिरुद्दीन महमूद। ठीक, ये 1246 से कब तक रहेगा? 1265 तक। ठीक, इसके बाद में लास्ट एक आता है, काफ़ी शक्तिशाली रहता है, जो गियासुद्दीन बलवन। ठीक, कौन रहता है? बलवन। ये आता है बलवन। ठीक, अब ये बलवन 1265 से 1287 तक रहेगा। ठीक, और यहीं पर यहाँ ये जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश का अंत हो जाएगा। ठीक, और गुलाम वंश का अंत जैसे बलवन की मृत्यु होगी उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा खिलजी वंश। इनके जैसे बलवन की मृत्यु होगी, इनके यहाँ क्या नाम है, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा और उसमें एक आएगा जलालुद्दीन। ठीक, तो जलालुद्दीन क्या करेगा, वहाँ उसको जीत हासिल मिलेगी और क्या होगा, सत्ता उसके हाथ में चला जाएगा। ठीक, और यहीं से स्टार्ट होगा खिलजी वंश। ठीक, तो सबसे पहले आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखेंगे। फिर ये बहराम शाह तो कुछ किसी काम का नहीं रहता। इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे, रजिया सुल्तान के बारे में, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद और बलवन। ठीक, इसमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बलवन है, रजिया सुल्तान है, इल्तुतमिश है और कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये इम्पॉर्टेंट शासक हैं। बाकी उनके बारे में 2-4 लाइन हम थोड़ा सा जान लेंगे। इनसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, यही सिर्फ 4 हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक, गुलाम वंश हम देख चुके हैं, गुलाम वंश में इतने शासक होते हैं। अब हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको देखेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। क्लियर? यहाँ से हम लोग देख ले रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, इसका टाइम पीरियड क्या रहता है? 1206 से 1210 तक रहता है। ठीक, क्लियर? ये मोहम्मद, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले। ये मोहम्मद गौरी का क्या रहता है? गुलाम रहता है। ठीक, और मोहम्मद गौरी जब यहाँ से गोर जाता है वापस, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु क्या, हत्या कर दी जाती है खोखरो जनजाति द्वारा। ठीक, और उसके बाद में इसको वहाँ के लाहौर के जो सरदार होते हैं और कुछ अमीर लोग होते हैं, इसको वहाँ आमंत्रित करते हैं सुल्तान बनाने के लिए और सुल्तान की गद्दी पर इसको बिठा दिया जाता है। ठीक, लेकिन इसको स्टार्टिंग में जब ये गद्दी पर बैठता है तो मोहम्मद गौरी के और सारे क्या होते हैं, कई गुलाम होते हैं, तो इनमें भी संघर्ष की स्थिति बन जाती है। ठीक, लेकिन उन सबसे बचते हुए किसी तरीके से ये सुल्तान बना रहता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लें कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1206 से 1210 ईस्वी तक, मात्र 4 वर्ष तक। ठीक, उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिर करके। अभी आगे देखेंगे। क्लियर? सबसे पहले जान लें कि ये गुलाम वंश का क्या था? संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक इसको माना जाता है, संस्थापक। ठीक, इसको हम पहले लिख करके कहानी के रूप में, फिर PDF बना करके उसको पढ़ा सकते थे, लेकिन इसको हमने इसलिए नहीं लिखा है कि जैसे जैसे हम धीरे धीरे करके जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, आप भी सुनिए, समझिए और उसके बाद में नोट करते चलिए। ठीक, जैसे जैसे इसमें थोड़ा मेहनत हम भी करते हैं और थोड़ा आप भी करिए। इससे क्या होगा, आपको जल्दी याद भी हो जाएगा और आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। अगर हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से मेडिवल हिस्ट्री का देख रहे हैं तो कन्फर्म बहुत अच्छे नोट्स तैयार होंगे आपके। ठीक, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्लियर? और इसने ही दिल्ली सल्तनत की, जो दिल्ली सल्तनत अभी पढ़ रहे थे जिसमें 5 क्या आए थे, 5 वंश आए थे, उसमें पहला वंश गुलाम वंश था और पहले गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्लियर? जैसे हम बोलते हैं वैसे आप भी लिख सकते हैं। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत का क्या कह सकते हैं इसको हम? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कह सकते हैं, संस्थापक। ठीक, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो होगा वो हम आगे बताएंगे, इल्तुतमिश होता है। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्लियर? और इसकी जो राजधानी होती है वो लाहौर होती है। राजधानी जो बनाता है, ये राजधानी लाहौर बनाने का कारण भी होता है लाहौर। ठीक, ये भी पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। या कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? वो भी लाहौर में, आगे हम बताएंगे। ठीक,
अभी से जाने रहिए थोड़ा। और इसने कुछ उपाधियां धारण की थी, इसको कुछ उपाधियां मिली हुई थी, जैसे इसको कहा जाता था लाख बख्श। क्या कहा जाता था, यहाँ उपाधि लिख दें, उपाधि, ठीक। क्या कहा जाता था, लाख बख्श, ठीक। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला, ये दानवीर व्यक्ति था, ठीक। इसीलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। और इसको एक और नाम से पुकारा जाता था, कुरान खां। कुरान खां इसको कहा जाता था, क्यों? क्योंकि ये जो कुरान पढ़ता था वो गा करके बहुत अच्छे सुरीले स्वर में ये कुरान को गाता था, ठीक। तो इसीलिए इसको कुरान खां भी कहा जाता था। ये दो उपाधियां भी थी, ठीक। और ये बता दें आपको, ये किस जनजाति का था, तो ये कुतबी जनजाति का था, कुतबी जनजाति, ठीक। ये सब अब एग्ज़ाम के ट्रेंड में आते हैं, अच्छे इसमें क्या नाम है क्वेश्चंस बनते हैं। तो इतना हम जान लिए। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक चाहे कहें कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाया था, लाहौर। इसकी उपाधियाँ थी लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, कुरान खां नाम था, ठीक, इसका नाम था। और ये कुतबी जनजाति का था। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। बार बार रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इससे कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप यहीं ही क्या कर लें, इसको याद कर लें। क्लियर। और वीडियो को आप जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको तो लास्ट तक ज़रूर आपको देखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वैसे ही कोई चीज़ें नहीं मिल जाती हैं, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक, यानी कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, इसने अपनी प्रतिभा और लगन, ये पहले एक क्या था, एक साधारण क्या नाम है सैनिक था, ठीक। तो प्रतिभा, लगन और ईमानदारी से ये शीघ्र ही गौरी का क्या बन गया, शीघ्र ही गौरी का बहुत ही विश्वास पात्र बन गया, ठीक। और गौरी ने इसको एक क्या नाम है मंत्री बना दिया, समझ लीजिए, ठीक। अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त कर दिया। क्या, अमीर ए आखूर, उस समय एक पद हुआ करता था, अमीर ए आखूर पद, ठीक। उस पर ये मतलब अस्तबल का प्रधान हो गया। किसका, अस्तबल, अस्तबल, अस्तबल का प्रधान नियुक्त कर दिया। अस्तबल का मतलब समझते होंगे, अस्तबल जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, ठीक। तो ये घोड़ों के क्या हो गए, प्रधान हो गए, ठीक। और ये उस समय बहुत उच्च पद हुआ करता था, ठीक। तो अमीर ए आखूर के पद पर इसको नियुक्त किया था मोहम्मद गौरी ने। क्लियर, नियुक्त कर दिया। फिर 1206 ईस्वी में जब गौरी की मृत्यु हुई तो लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने क्या कर दिया, इसको सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक। कि अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो चुकी है तो अब आप आइए सत्ता को संभाल लीजिए, क्योंकि अब काफ़ी होनहार था, ठीक, अच्छे पद पर भी था, अमीर ए आखूर के पद पर था, ठीक। फिर क्या हुआ, 24 जून 2006 को, 2006 कह रहे हैं, 1206 में, ठीक। किसमें, 1206 में, 24 जून 2000 ही बोल रहे हैं हम, 1206 में, ठीक। 1206 ईस्वी में इसने क्या किया, राज्याभिषेक करवाया था। क्या, राज्याभिषेक, इसने अपना राज्याभिषेक कराया कब, 24 जून 1206 ईस्वी में। क्लियर। अब जब इसने करवा लिया तो इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, ठीक। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। क्यों, क्योंकि ये क्या नाम है गौरी का गुलाम था, ठीक। गौरी की भले ही मृत्यु हो गई थी लेकिन उसने अपनी दास्ता से मुक्त नहीं किया था, उससे पहले ही क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है गौरी की। तो ये बाद में 1208 में ये दास्ता से मुक्त होगा गौरी के भाई से, ठीक। वो पत्र जारी करेगा कि अब हम तुम्हें अपनी दास्ता से क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, ठीक। इसीलिए ये सुल्तान की उपाधि यहाँ पर धारण नहीं करता है। क्लियर, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लेकिन इसने मलिक और सिपह सालार की पदवी धारण की थी। कौन सी, सिपह सालार और मलिक, मलिक और सिपह सालार, सिपह सालार, ठीक। ये पदवी इसने धारण की थी। क्लियर, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपका जो नोट्स तैयार होगा वो आपके समझ में काफ़ी आसानी से आएगा, ठीक। हम ऐसे लिखते चल रहे हैं शॉर्टकट में। अगर ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे, हम बोल रहे हैं, अगर डिटेल में लिखना
शुरू कर देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। ठीक, तो आप वीडियो को पॉज करके यानी रोक रोक करके आप जो बोलते हैं उसको भी लिख सकते हैं, या फिर हम जितना लिख रहे हैं उतना ही नोट कर लेंगे तो ये काफ़ी है एग्जाम के लिए। क्लियर। सिपह सालार की पदवी इसने क्या की थी, धारण की थी। ठीक, और ये गद्दी पर बैठने पर इसे गौरी के अन्य गुलामों से क्या हुआ, सामना करना पड़ा, उससे इसे समस्या होगी। गौरी के और अन्य गुलाम जो थे उन्होंने भी क्या किया कि गद्दी पर हम बैठेंगे, तुम ही नहीं बैठोगे, गौरी के गुलाम हम भी है, तुम अगर गौरी के गुलाम हो तो हम भी हैं, हम भी होनहार हैं, हम राजा लायक या शासक बनने लायक हैं। तो वो कुछ लोग थे जिन्होंने अड़चने पैदा की। ठीक, तो उनके मुसीबत से बचने के लिए इसने कुछ किया। ठीक, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। हुआ क्या कि मोहम्मद गौरी के दो और अन्य गुलाम थे। जैसे हम इससे पहले जब बताए थे तो मोहम्मद गौरी के दो गुलाम मुख्य रूप से बता देते, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी था। ठीक, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया था और जहाँ की पुस्तकें 1 महीने तक क्या हुई थी, जलती रही थी। ठीक, तो ये दो हो गए थे, दो और थे इम्पॉर्टेंट। ठीक, उनके बारे में नहीं वहाँ चर्चा की थी क्योंकि इनको यहाँ पढ़ाना ही था। तो एक का नाम था क्या, गौरी के, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, गौरी के अन्य गुलाम। ठीक, कौन, अन्य गुलाम। ठीक, तो एक तो था यालदौज। ठीक, और जो दूसरा था वो था कुबाचा। ठीक, कौन था, कुबाचा था। ठीक, तो इन दोनों ने समस्या पैदा कर दी गद्दी पर बैठने के लिए। फिर हुआ क्या, इसी के कारण यालदौज जो था, ठीक, यालदौज नहीं दिख रहा, यहाँ दिखेगा यालदौज, ये जो यालदौज था ये दिल्ली की तरफ था। ठीक, इसीलिए यालदौज के डर से ही जो ये ऐबक था, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि कहाँ बना ली थी, लाहौर में बनाई थी। ठीक, और वो दिल्ली नहीं आया था, इसीलिए दिल्ली नहीं आ रहा था यालदौज के डर के कारण। ठीक, इसीलिए इसने अपनी राजधानी कहाँ बना रखी थी, लाहौर में बना रखी थी। ठीक, और एक जो दूसरा था कुबाचा, तो कुबाचा से इसने किया क्या कि इसकी एक बहन थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की एक बहन थी, तो उसने अपनी बहन की शादी इस कुबाचा से क्या कर दी, शादी करवा दी। अब ये दोनों हो गए रिश्तेदार। ठीक, जब रिश्तेदार हो गए और इसको अपनी तरफ कर लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अब ये जब इसकी शादी हो गई, रिश्तेदारी में बदल गई, तो इसने हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। ठीक, और इस तरह से दिल्ली का शासक कौन बन गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, क्लियर, यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये जो क्या नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने कुछ कार्य भी किए। इसने ज़्यादा दिन तक तो शासन किया नहीं था, मात्र 4 साल इसको मौका मिला, तो 4 साल में कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाया, लेकिन जो कुछ काम किया था तो इसके कार्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, इसने कुछ कार्य किए थे। ठीक, तो इसने जो सबसे पहला कार्य शुरू किया वो था कुतुब मीनार। सबको पता होगा, आप लोग को भी पता होगा, कुतुब मीनार। क्या, कुतुब मीनार की इसने नींव डाली। अब कुतुब मीनार की नींव डाली और पहली मंजिल ही बनकर तैयार हुई थी कि इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक, तो पहली मंजिल इसने बनवाया था। कौन सी मंजिल, पहली मंजिल, याद रखना है, पहली मंजिल, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली मंजिल इसने बनवाया। ठीक, उसके बाद में इसकी मृत्यु जब हो जाती है तो बाद में इल्तुतमिश जब शासक बनता है, तो जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो ये 225 फीट इसको ऊंचा करता है, इस पहली मंजिल को और बड़ा करता है। ठीक, इसमें 3 मंजिलें और जोड़ देता है और ये बन जाती है 4 मंजिल की, 4 मीनार इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश। ठीक, इसने इसमें 3 मंजिल और जोड़ दिया तो हो गई 4 मंजिल। क्लियर, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, 225 फीट, 225 फीट हो जाती है। क्लियर, और अब इसके बाद में जब काफ़ी समय बीत जाता है, आता है समय इसमें जब तुगलक वंश चलता है दिल्ली सल्तनत में, तो उस समय जो शासक होता है फिरोज तुगलक। ठीक, फिरोज शाह तुगलक। क्लियर, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में होता क्या है कि इस क्या नाम है मीनार पर बिजली गिर जाती है। ठीक, जब बिजली गिर जाती है तो इसका जो ऊपर का मंजिल होता है, चौथा मंजिल, ये हो जाता है ध्वस्त, यानी नष्ट हो जाता है। तो ये जो फिरोज शाह होता है,
सॉरी फिरोज तुगलक जो होता है, तो फिरोज तुगलक इस चौथी मंजिल की मरम्मत करवाता है। कौन? फिरोज तुगलक। ठीक, फिरोज तुगलक चौथी मंजिल की मरम्मत करवाता है, लेकिन वो उस चौथी मंजिल पर दो छोटी छोटी मंजिलें और ऐड कर देता है। ठीक, तो एक ये टूट गई थी चौथी, तो बची 3 की, और 3 के बाद ये 2 छोटी छोटी मंजिलें उसमें और जोड़ देता है, तो ये हो जाती है 5 मंजिल की। तो कुतुब मीनार कितनी मंजिल की है? 5 मंजिल की है। ठीक, ऊपर ये चौथी जब नष्ट हो जाती है उसके बाद में ये 2 मंजिल तैयार करवा देता है उसकी मरम्मत करवा के। क्लियर? तो इसमें कुतुब मीनार को बनवाने में 3 लोग होते हैं। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, पहली मंजिल। दूसरा इल्तुतमिश, ये 4 मंजिल तक ले जाता है 225 फीट। और ये फिरोज तुगलक ये ले जाता है, जब टूट जाता है तो ये 2 मंजिल छोटी जोड़ता है और इसकी ऊंचाई बढ़ करके यहाँ 234 किलोमीटर हो जाती है। सॉरी, किलोमीटर करें, फीट हो जाती है। ठीक, कितनी हो जाती है? 234। ये सब फैक्ट्स आप नोट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद में होता क्या है, एक और चीज़ निर्माण करता है, मस्जिद का निर्माण करता है। और वो मस्जिद, ये कुतुब मीनार हो गया, जो दूसरा है वो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये। ठीक, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। सॉरी, और ये जो कुतुब मीनार है ये भी कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक, ये दोनों चीज़ें, कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये दोनों दिल्ली में इसका निर्माण करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, और एक तीसरा चीज़ है 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन कहें या 2.5 दिन कहें? दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ? ये अजमेर में है। ठीक, ये याद रखना, ये अलग है। ये दोनों चीज़ें दिल्ली में हैं और ये अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट पेज को। अब हम देखेंगे यहाँ ये बना चुका है कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। ठीक, अब हम देखेंगे इसकी मृत्यु। ठीक, तो इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1210 ईस्वी में। कब? 1210 ईस्वी में। और किस कारण से होता है? तो ये उस समय एक खेल खेल रहा था, चौगान। चौगान, इस चौगान को आज क्या कहा जाता है? आज के समय में पोलो कहा जाता है। ठीक, और ये घोड़े से खेला जाता था, घोड़े पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर। ठीक, ये चौगान खेल रहा था और चौगान खेल रहा था और ये घोड़े से क्या हो जाता है? उस समय गिर जाता है और इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक, और इसको कहाँ दफनाया जाता है? लाहौर में। ये याद रखना है, लाहौर में। राजधानी कहाँ थी? लाहौर। दफनाया कहाँ जाएगा? कहाँ दफनाया जाता है? लाहौर में। ये भी याद रखना है। ठीक, ये याद रखना है, कहाँ दफनाया जाता है? लाहौर में। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में जब 1210 में इसकी अचानक मृत्यु के कारण इसको क्या नाम है, सत्ता खाली हो जाती है। ठीक, तो इसका एक पुत्र रहता है, इसका पुत्र रहता है, उसका नाम रहता है आराम शाह। जैसा नाम है इसका आराम शाह, आराम शाह, ऐसे इसका काम भी है। ठीक, ये शासक बन जाता है। क्या होता है? ये शासक बन जाता है। अब इसको शासक जब लोग अमीरों ने बना दिया तो ये सिंहासन पर जब बैठाया तो ये बस बहुत कम समय के लिए 1210 में ही क्या होता है, ये उल्टे सीधे कुछ कार्य करता है। मतलब ये अयोग्य शासक रहता है। क्या होता है? अयोग्य रहता है, अयोग्य शासक। तो तुरंत इसको क्या कर देते हैं वो लोग? इसको गद्दी से हटा देते हैं और गद्दी से हटा करके तुरंत किसको? इसी सन में 1210 में ही क्या करते हैं? 1210 में ही इल्तुतमिश को शासक बना देते हैं। किसको? इल्तुतमिश को। ठीक, इल्तुतमिश। अब ये 1210 में बनेगा और कहाँ तक जाएगा? 1236 तक। ये काफ़ी सारे काम करेगा। ठीक, ये काफ़ी
अच्छा शासक रहता है। ठीक, 1236 तक जाएगा। अब वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम इल्तुतमिश के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, आज यहीं तक। तो अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। ठीक, अब हम आगे चर्चा करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। हमने आज चर्चा की है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।